हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपने 10th का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर अपनी विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, विभव, विभवांतर, इनके बारे में देखा था। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए अपने टॉपिक लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम अपने पास क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है तो उसके सिरों पर विभवांतर उस तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, ये चालक की अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, अगर स्थिर है तो तार की सिरों पर जितना विभवांतर होगा वो तार में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है तो उसके सिरों पर विभवांतर तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो अपने पास V समानुपाती I, या समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट यहां पे आएगा RI, V इक्वल टू RI। अब यहां पे जो R आया है अपने पास, ये विभवांतर है, जो R है, सॉरी V है वो विभवांतर है, और जो R आया है ये चालक का प्रतिरोध है, और जो I है वो चालक में बहने वाली धारा है। तो यहां से अगर मैं R का फॉर्मूला निकालता हूं तो R इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, V अपॉन I। अब अपने R यहां पे जो चालक का प्रतिरोध है, इसके मात्रक की अगर बात करें R की, तो V का मात्रक मैंने आपको कल बताया था वोल्ट, और धारा का बताया था एम्पियर। तो वोल्ट बटा जो एम्पियर होता है इसे अपने कहते हैं ओम, और इसे अपने इस साइन के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है तो चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, या V इक्वल टू RI। V यहाँ पे तार के सिरों पर विभवांतर, R तार का प्रतिरोध, और I जो है ये तार में बहने वाली धारा है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे अपने इसे ओमेगा साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बात करता हूं V और I में ग्राफ की। अगर यहां पे इस एक्सिस पे V लेते हैं, इस एक्सिस पे I लेते हैं, तो समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो अपने पास क्या होती है, सीधी रेखा आती है जो ओरिजिन से क्या होती है, पास होती है मूल बिंदु से, V समानुपाती I। ये ग्राफ बनाना मैं आपको अभी सिखाऊंगा इसके प्रायोगिक सत्यापन के अंदर। अगर अपने को कोई यहां से कह दे कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम को, अगर मैं 1 ओम को परिभाषित करूं यहां से, तो R का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, V अपॉन I। V को ले लेता हूं मैं 1 वोल्ट, I को ले लेता हूं 1 एम्पियर, तो R मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या परिभाषा बोलेंगे यहां से, कि अपने पास कोई भी चालक है उसके सिरों पर कितना विभवांतर लगा दें, 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें, और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो, अगर 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो यहां से क्या परिभाषा बनेगी, यदि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की
धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दें और उस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये अपनों ने ओम का नियम पढ़ा है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। अब अपने यहां से क्या करते हैं, इसका प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे कि वास्तव में ये प्रयोग है वो किस तरह से होगा। प्रायोगिक सत्यापन ये देखेंगे अपने। आपने ओम का नियम देखा, V इक्वल टू आर आई, और V इक्वल टू अगर अपने पास आर आई है तो आपको V को पढ़ने के लिए, यानी V को पढ़ने के लिए एक तो क्या चाहिए, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर कल मैंने आपको बताया कहाँ पे जुड़ता है, समांतर क्रम में। एक आपको चाहिए एमीटर, एमीटर कहाँ पर जाता है, श्रेणी क्रम में। एक आपको चालक तार चाहिए, कितने लगाते हैं अपने अभी, तो मैंने यहाँ पे एक चालक तार ले लिया R और इसके समांतर क्रम में मैंने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर जोड़ दिया। और इसके श्रेणी क्रम में मैं क्या जोड़ देता हूं, एमीटर जोड़ देता हूं। अब इसको सप्लाई देने के लिए बैटरी से जोड़ देते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगा देते हैं, और धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक लगा देते हैं। ये सिंबल मैंने आपको कल की क्लास में सब क्लियर कर दिए थे, और अपना सर्किट क्या है, पूरा हो जाएगा। इसमें वो कुछ ध्यान नहीं रखना, ये एमीटर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, परंतु अपने को किस में रखना है, पूरा सर्किट श्रेणी में होना चाहिए और वोल्टमीटर इस तार के कहां पर होना चाहिए, समांतर क्रम में होना चाहिए। इसका विद्युत वाहक बल मान लेता हूं मैं कितना है, EB है। ये टर्मिनल अपने पास कौन सा होगा, प्लस माइनस, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट किस तरह से फ्लो होता है अपने पास, +2 माइनस। ये अपने पास करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये I को डिनोट कर रही है, I। अब अपने पास सारा सर्किट अपनों ने जोड़ दिया है। अब इस पे अपने प्रयोग क्या करेंगे, तो जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, ऑन करने से परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी, और I धारा जैसे ही प्रवाहित होगी वोल्टमीटर भी रीडिंग देगा और एमीटर भी रीडिंग देगा। वोल्टमीटर एमीटर में क्या होता है, वोल्टमीटर में यहाँ पे V लिखा होता है और एमीटर में यहाँ पे A लिखा होता है, और यहाँ पे नीडल लगी रहती है। यहाँ पे आपको खाने दे रखे हैं इस तरह से, इसी तरह से इसमें दिया होता है, और यहाँ पे एक नीडल लगी रहती है। तो जैसे ही आप यहाँ से की को दबाओगे तो एमीटर और वोल्टमीटर की नीडल में कुछ विक्षेप आएगा, जिस विक्षेप को देखना है। तो अपने पहले क्या करेंगे, जो ये विक्षेप आ रहा है, जैसे मान लो पहली रीडिंग में एक विक्षेप, एक खाना आ गया, दूसरी रीडिंग में 4 खाने आ गए, तीसरी में 6 खाने आ गए, इस तरीके से अपने पास आएंगे। तो अपने पहले एक खाने की वैल्यू निकालेंगे कि एक खाने का वास्तव में मान कितना है, और एक खाने का मान निकालना ये कहलाता है अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। ये कैसे निकलेगी, ये वोल्टमीटर और एमीटर होते हैं, ये अलग अलग प्रास के होते हैं। मैं यहाँ पे 3 प्रास का लेता हूं, 3 प्रास का वोल्टमीटर और 3 प्रास का एमीटर। 3 प्रास का जब आप वोल्टमीटर लोगे तो इसकी अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कैसे निकलेगी, प्रास बटा भागों की संख्या। प्रास कितनी है, 3 वाला है भाग, 3 वाले में ये कॉलम होंगे 60, तो 3/60 को अपने लिखेंगे तो 0.05 वोल्ट। ऐसे ही आप एमीटर की निकालोगे, 3/60 0.05 वोल्ट।
ये मैंने एक खाने की वैल्यू निकाली है, अभी मैं आपको इसका प्रयोग करके बता रहा हूं, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि ये क्यों निकाली है, क्योंकि एक खाने के मान की अपने को जरूरत पड़ेगी। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एक छोटी सी अपने टेबल बना लेते हैं। 3-4 रीडिंग के लिए अपने वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर। सीरियल नंबर, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी यानी V। यहाँ पे आपके पास एमीटर की आ जाएगी यानी I। यहाँ पे पास R निकल जाएगा V/I। और यहाँ पे अपने पास निकाल देंगे माध्य R यानी माध्य प्रतिरोध। 3 रीडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 2 3 कितने के लिए कर सकते हैं 4 5 6 से, क्योंकि R के फॉर्मूले में V भी आ रहा है और I भी आ रहा है, फिर भी जो R है इसका मान क्या होता है, नियत होता है, प्रतिरोध होता है, न तो V पर डिपेंड करता न ही I पर डिपेंड करता। ये अपने प्रायोगिक सत्यापन में देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या काम किया, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की गिट्टी लगी होती है रियोस्टेट के ऊपर, उसको एक जगह पे रख दिया एक साइड में, और फिर मैंने कुंजी के को ऑन किया तो मेरे पास एमीटर भी रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर भी रीडिंग देगा। इसमें नीडल ऐसे होती है, धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर उठेगी, और धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो अपने पास नंबर ऑफ कॉलम को क्या करेंगे, नोट करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम मान लिए मेरे पास जो वोल्ट मीटर है उसमें 2 खाने आ रहे हैं और एमीटर में 3 खाने आ रहे हैं, ऐसे मान लिया मैंने। जैसे इसमें कितने आए, 2 खाने आ गए, इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। फिर मैं इस गिट्टी को थोड़ा सा क्या करूंगा, और खिसका दूंगा, और खिसका के फिर मैं V और I के मान नोट करूंगा। तो वोल्ट मीटर मान लिया मैंने 4 कॉलम आ गए, इसमें मान लिया मैंने कितने आ रहे, 6 आ रहे हैं। ये आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस गिट्टी को थोड़ा सा और खिसकाएंगे, और खिसका के फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग देखेंगे। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग देखें तो मान लो ये रीडिंग आ गई मेरे पास 6 और ये रीडिंग आ गई मेरे पास 9। अब ये एक खाने की वैल्यू, 2 खाने आ रहे हैं तो एक खाने की वैल्यू कितनी थी, 0.05। तो इसको मेरे को जो लिस्ट काउंट निकाली थी वोल्ट मीटर और एमीटर की, इसके मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरे पास V और I की एक्चुअल वैल्यू आ जाए। कितनी आएगी ये, 0.10, 0.20, 0.30। इसमें करेंगे 0.15, 0.30, 0.45। अब R निकालेंगे तो यहां से R1 मान लेता हूं। V कितना है यहाँ पे 0.10, I कितना है 0.15, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2/3 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। यानी V कितना है अपने पास यहाँ पे 0.10 और I कितना है अपने पास 0.15। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आएगा 2/3। ऐसे ही मैं R2 निकालूंगा तो V कितना है मेरे पास 0.20 और I कितना है 0.30। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये कैंसिल आउट होगा 2/3 ओम। ऐसे R3 निकालूंगा 0.30, 0.45, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/3 ओम। तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे तो जो इसका मीन है ये अपने पास कितना मिलेगा 2/3 ओम। तो इसका मतलब इस वायर में देखो V की वैल्यू अलग अलग आ रही है, I की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, फिर भी R की वैल्यू क्या हो रही है, नियत आ रही है अपने पास। इसका मतलब प्रतिरोध V और I के मान पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध का मान क्या होता है, नियत होता है। ये इसका अपने पास प्रायोगिक सत्यापन था। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जो RH है उसकी गिट्टी को एक जगह स्थिर रखकर V और I के मान पढ़ते हैं। V का मान वोल्ट मीटर से, I का एमीटर, उसके पाठ्यांकों को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर रियोस्टेट की गिट्टी को हल्का सा और खिसकाकर फिर V और I के मान को क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
फिर और किसका आकर v और i के मान को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ के v और i में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब जो मैंने एग्जाम्पल बताया इसका अपने ग्राफ खींच के देखेंगे। अगर ग्राफ अपने पास सरल रेखा जाती है तो ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। अब अपने इसका सत्यापन देखेंगे। तो इसके लिए मैं अब इसका ग्राफ करूंगा। मैंने यहाँ पे i ले रखा है, इस एक्सेस पे मेरे पास क्या है, v है। ग्राफ में इस तरह से अपने पास बड़े खानों को मान लेंगे। तो i की जो है ये आपके पास कितना आ रहा है, i का जो कॉलम है ये मिल रहा है अपने पास 0.15 का गैप दे दो, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, इस तरह से मान लिया एक बड़े खाने। और छोटे वाला v है उसको मान लिया मैंने 0.10 का, तो 0.10, 0.20, 0.30, 0.40। अब अपने इसको मिलाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.15, किसकी, i की। v की कितनी है, 0.10, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसकी कितनी है, 30, और इसकी कितनी है, 20, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट इसके सीध में आएगा। जब अपने इन सबको मिलाएंगे तो आपके पास मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा प्राप्त होगी। तो अपने कह सकते हैं कि इस तरह से अपने ओम के नियम को क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। अब अपने पास इसके बाद अगर अपने ये देखते हैं ओम के नियम के सत्यापन के बाद कि जो प्रतिरोध अपनों ने पढ़ा है R, ये V और I के मान पर निर्भर नहीं करता, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो उनको अपने अभी पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, ये देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट लेता हूं मैं लंबाई पर। तो लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा वो देखेंगे। कोई भी चालक होता है, उस चालक को जब अपने सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के धन सिरे की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन धन सिरे की तरफ गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो आने वाली जो बाधा होती है उस बाधा को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यानी क्या परिभाषा बनी अपने पास, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली बाधा चालक का प्रतिरोध कहलाती है। अब देखें, जैसे लंबाई की बात करता, लंबाई को अपनी इजी वे में समझेंगे। जैसे मैंने एक चालक ले लिया, इसकी इतनी लंबाई है। एक दूसरा चालक लिया है मैंने, इसकी लंबाई ये है, यानी इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब इस चालक में इलेक्ट्रॉन कम दूरी पे जाएंगे, और कम दूरी पे जाएंगे तो इसका मतलब उसमें बाधाएं क्या होंगी, कम आएंगी। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली जो बाधा है वो बाधा ही उस चालक का क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। इसका मतलब कम दूरी पे जाएंगे तो बाधाएं क्या होंगी, कम आएंगी, और ज्यादा दूरी पे जाएंगे तो बाधाएं क्या होंगी, ज्यादा आएंगी। स्वाभाविक सी बात है अपने पास। तो बाधा अगर कम दूरी पे बाधा कम और ज्यादा दूरी पे बाधा ज्यादा, तो इसका मतलब प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल, समीकरण नंबर 1। अगर लंबाई ज्यादा है तो बाधा ज्यादा, बाधा ज्यादा का मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। और लंबाई अगर कम है तो बाधा क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट निकाला, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं,
क्षेत्रफल पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एक मैंने ये चालक ले लिया और एक ये चालक ले लिया, इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब देखेंगे कि क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करेगा। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां से जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे। गैप किस में ज्यादा है? इस वाले में। टक्करें किस में ज्यादा होंगी? इसमें। इसमें टक्कर क्या होगी? कम होगी। यानी अगर रास्ता पतला है तो रुकावट क्या आएगी आपके पास? ज्यादा। और रास्ता चौड़ा है तो रुकावट क्या होगी? कम आएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ये छोटा सा गेट है और एक ये गेट है। यहाँ पे 100 आदमी एक साथ जा रहे हैं, यहाँ पे भी 100 आदमी जा रहे हैं एक साथ। यहां से 100 जाएंगे तो भीड़ किस में ज्यादा होगी? धक्का मुक्की किस में ज्यादा होगी? इस वाले गेट में। इस वाले गेट में क्या होंगे? आराम से निकल जाएंगे। इसका मतलब इसमें बाधा क्या होगी? इसमें बाधा क्या होगी? कम होगी। और इसमें बाधा क्या होगी? ज्यादा होगी। और बाधा क्या होती है? प्रतिरोध। तो इसका मतलब जिसका क्षेत्रफल कम है उसका प्रतिरोध नहीं, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, क्योंकि बाधा क्या है? कम है। और जिसका क्षेत्रफल कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि रुकावट क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो उल्टा आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर बाधा कम है तो इसका मतलब प्रतिरोध, बाधा कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, बाधा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब उल्टा आ रहा है अपने पास। यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या है? कम है। तो दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी क्षेत्रफल के लिए? कि प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं यहां से इन दोनों समीकरणों को कंबाइंड कर देता हूं। समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L बाई ए। तो R इक्वल टू, समानुपाती का निशान खोलोगे तो यहां से कांस्टेंट आएगा रो L बाई ए। अब जो ये रो आया है ये क्या चीज आ गई अपने पास, यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रो है ये रो प्रतिरोधकता, नियतांक है रो, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो प्रतिरोधकता होती है इसका फॉर्मूला निकालें अपने यहां से। तो अगर आप रो का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा? आर ए बाई एल। ये बना अपने पास। तो इसका मतलब जो प्रतिरोधकता है ये क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में आती है, नहीं करती है। ये सिर्फ किस पे करती है? पदार्थ पर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, प्रतिरोधकता हमेशा किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर करती है। यानी गोल्ड लोगे, सिल्वर लोगे, आपके पास एल्यूमिनियम लोगे, सबकी प्रतिरोधकताएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ये मटेरियल पर डिपेंड करेगी, न कि क्षेत्रफल और लंबाई पर करेगी। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि एक तार है उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ा दो, लंबाई उतनी बढ़ा दो, तो क्या उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इस सूत्र में वैल्यू रख आते हैं, सोल्व कर आते हैं, परंतु आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये अपने पास अपनों ने इसकी निर्भरताएं देखी है लंबाई और क्षेत्रफल पर। अब यहां पर मैं प्रतिरोधकता की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। सबसे पहले मात्रक की बात करें। प्रतिरोध का मात्रक आप जानते ही हैं ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता की यूनिट क्या मिल गई? ओम इंटू मीटर मिल गई। अब आपको कोई कह दे कि प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। अगर मैं प्रतिरोधकता की परिभाषा की बात करूं तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में मेरे को
जो रो इक्वल टू है RA/L, इसमें मेरे को L को लेना पड़ेगा 1 मीटर और A को लेना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर। तो रो किसके बराबर आ जाएगा? R की। तो यहां से क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि तार की लंबाई कितनी हो 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का प्रतिरोध किसके बराबर आ जाएगा? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो यहां से क्या परिभाषा बनी? सूत्र से यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी जिस चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो ये प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। अब अपने यहां पर बात कर रहे हैं, जैसे पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो अगर मैं R और L में ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास सीधी रेखा आएगी, क्योंकि समानुपाती का ग्राफ बनाना मैंने अभी बताया है। और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का अगर अपने ग्राफ बनाए, जैसे R और A में, तो ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगर अपने को कोई कह दे कि R, प्रतिरोध R और 1/A में ग्राफ बनाना है, यानी R और 1/A ये दोनों क्या है? समानुपाती, तब ग्राफ क्या होगा? अपने पास सीधी रेखा में जाएगा। तो अपनों ने ये चीज देखिए कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों इक्वेशनों को अपनों ने जब भी कंबाइंड किया तो अपने पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो R इक्वल टू रो L/A। रो यहाँ पे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, जो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर करती है, न तो लंबाई पर करती, न ही क्षेत्रफल पर निर्भर करती। फिर मैंने यहाँ पे मात्रक निकलवाया है ओम इंटू मीटर। फिर अपनों ने यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी है और अपनों ने इसके ग्राफ देखे हैं, R और L में, R और 1/A में, और R और A के अंदर। तीसरा पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पढ़ लिए मैंने, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब मैं बात करता हूं पदार्थ पर। 3 नंबर पॉइंट, पदार्थ पर। पदार्थ पर निर्भर कैसे करेगा? इस सूत्र को गौर से देखें आप। यहां से मैंने निकाला है R इक्वल टू रो L/A। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि प्रतिरोध न तो लंबाई पर निर्भर करता, न ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता। रो, अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोधकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। और प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करेगी तो इसका मतलब रो अलग होगा, तो आपके पास R भी क्या होगा? अलग आएगा। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट हो गया कि प्रतिरोध आपके पास पदार्थ पर भी क्या करता है? निर्भर करता है, क्योंकि तीसरी जो इक्वेशन आई है इस फॉर्मूला में अपने पास रो आ रहा। अब चौथी बात आ जाती है अपने पास ताप पर। इसको देखते हैं अपने। ताप के ऊपर अगर देखें, ताप पर निर्भरता, 4 नंबर पॉइंट। अगर मैं ताप पर निर्भरता की बात करूं, तो जो चालक होते हैं या जो अर्धचालक हैं,
चालक जैसे अपने पास एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ भी लिख सकते हैं, सिल्वर है, ये सारे के सारे क्या हैं? चालक हैं। अब ये जब चालक हैं, चालकों के ऊपर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके लिए? चालकों के लिए। और अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक के दो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसमें प्रतिरोध होता है वो ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी ताप चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो क्या होता है? घटता है। ये अपनों ने चालक और अर्धचालक के बारे में या उनके प्रतिरोध जो है उनकी निर्भरताओं को क्या किया है? अपनों ने देखा है। अब अपने पास सबसे ज्यादा चालक है, सबसे ज्यादा जो चालक पदार्थ है वो अपने पास क्या है? चांदी है। क्योंकि चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अपने तांबे की होती है। तांबे के बाद अगर अपने चालकता की बात करें तो अपने पास ये किसकी होती है? सोने की होती है। और फिर अपने पास किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कौन सा है? चांदी है। जैसे चांदी की तार बनाएंगे अपने पास तो कॉस्टली पड़ती है, इसलिए अपने कौन सी तारें होती हैं बनी हुई? इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए तांबे की बनाई जाती है। फिर अपने पास सोना और फिर अपने पास एल्यूमिनियम। ये चालकता है, यानी चालकता इनकी ज्यादा होती है। अब ये चालकता होती क्या है? अगर चालकता की परिभाषा देखें तो चालकता 1 क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपने क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो इसका मतलब इनकी चालकता ज्यादा है तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। और प्रतिरोधकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो इसका मतलब जिसका रो कम है उसका आर भी क्या होगा? कम होगा। तो चांदी की चालकता ज्यादा है तो चांदी का प्रतिरोध है वो क्या होगा? कम होगा। और एल्यूमिनियम की चालकता कम है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध है वो क्या होगा? अपने पास ज्यादा होगा। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे हैं अपने पास, जैसे अपने बात करते हैं ये प्रतिरोध है और ये ताप। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप धीरे धीरे कम करने से प्रतिरोध धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। परंतु एक ऐसे ताप पर आकर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 होता है। ऐसे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और अतिचालक पदार्थ पारे के लिए ये जो ताप होता है, पारे के लिए इस ताप की वैल्यू होती है 4.2 केल्विन। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका ताप कम करने से प्रतिरोध है वो क्या होता है? कम होता रहता है। और एक विशेष ताप पर आकर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। और पारे के लिए जो ये ताप होता है इसका मान होता है 4.2 केल्विन होता है। अतिचालक पदार्थ वहां पर अपने पास यूज किए जाते हैं जहां पर अपने को ऊर्जा हानि क्या हो? कम से कम हो। अगर आप अतिचालक पदार्थों की तारों को अगर बनाते हैं अपने पास तो इसका मतलब अगर अपने सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो अपने पास उसके अंदर ऊर्जा हानि क्या होती है? कम होती है। अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 तरह से अपने करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास 3rd नंबर लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।